मेरा नाम पिर्याग है और इस वक्त मैं अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा हूँ। अपनी ही जगह पर रुक जाओ और हाथ सर से ऊपर कर लो। जरा सी भी हरकत की तो मेरे साथियों के पास मौजूद पिस्तौल तुम्हारे जिस्म को गोलियों से छलनी कर देगी। ये भारी रौबदार आवाज जैसे ही मेरे कानों से टकराई तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ बैग डर की वजह से कांप रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें बहने लगी। मेरे सामने कानून के रखवालों की एक बड़ी भीड़ खड़ी थी। उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ शक और गुस्सा था। मैं कहना चाहता था कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, मैं तो बस एक मददगार हूँ। पर उस पल मेरी आवाज़ मेरे हालात से हार गई। ये सब कैसे हुआ? मैं इस जानलेवा सिचुएशन में कैसे फंसा? इसका जवाब पाने के लिए मुझे वक्त को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। मैं पिर्याग हूँ और उस दुनिया से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ सपने देखना भी अक्सर एक जुर्म माना जाता है। मेरे पापा सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करते करते अब बुढ़ापे और बीमारी की दहलीज पर आ गए थे और मेरा बड़ा भाई जिसको घर का सहारा बनना चाहिए था, वो किसी कारण से अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था और बिस्तर पर पड़ा रहता था। घर के हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि कभी कभी फाकों तक की नौबत आ जाती थी। उस दिन भी घर में कोहराम मचा हुआ था। मेरा भाई दर्द से कर्रा रहा था और उसकी आवाज़ मेरे दिल को चीर रही थी। पापा ने कांपते हुए हाथों से मेरे कंधे को पकड़ लिया और घबराई हुई आवाज़ में बोले कि बेटा पिरियाग, आज कुछ भी करो पर दवा का इंतज़ाम कर लो, वरना तुम्हारा भाई शायद आज का सूरज भी नहीं देख पाएगा। उनकी आंखों में बेबसी देखकर मेरा कलेजा भी मुंह को आ गया था। मैंने पापा के हाथ को पकड़ लिया और मजबूत लहजे में कहा कि पापा, आप फिक्र नहीं करिए, मैं आज खाली हाथ नहीं लौटूंगा। मैं घर से निकला तो मेरे पास किराए के लिए भी मुश्किल से बस कुछ ही सिक्के मौजूद थे। मेरे हाथ में मेरी एजुकेशन की डिग्रियां थी और दिल में उम्मीद की एक टिमटिमाती हुई चिंगारी की रोशनी थी। मैंने शहर के एक बड़े से ऑफिस का रुख किया जहाँ पर मुझे नौकरी की उम्मीद दिलाई गई थी। वहाँ पर पहुँचकर मैंने बड़े साहब के कमरे में दाखिल होने की इजाज़त मांगी तो चौकीदार ने नफरत से मुझे रोक दिया और कहा कि ये लड़के कहाँ जा रहा है, क्या तेरे पास मिलने का अपॉइंटमेंट है? मैंने कहा कि भाई, मुझे साहब ने खुद बुलाया है, मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे जाने दो। फिर काफ़ी मिनट बहस करने के बाद मुझे अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ पर मौजूद साहब कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे सर से पाँव तक गौर से देखा और कड़वी आवाज़ में बोले कि तो तुम हो पिरियाग? मैंने इस बात पर सर हिलाया और कहा कि जी सर, मैं ही पिरियाग हूँ, आपने आज बुलाया था ना मुझे। वो हंसने लगे और बोले कि देखो पिरियाग, हमारे यहाँ काबिलियत से ज़्यादा देने दिलाने की खूबी देखी जाती है, तो क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो? ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि सर, मेरे पास तो अपने भाई के इलाज के लिए तक पैसे नहीं हैं, तो भला आपको क्या दे सकता हूँ? मेरी काबिलियत ही मेरा सब कुछ है। वो गुस्से से खड़े हो गए और चिल्लाकर बोले कि तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ, ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो तुम जैसे कंगाल लोगों को नौकरी बांटते फिरेंगे। निकलो यहाँ से, वरना मैं धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। उनकी ये बातें मेरे दिल पर तीर की तरह चुभ गई थी। मैं भारी कदमों के साथ वहां से निकल गया। मेरी आंखों में आंसू थे और दिल में मायूसी का अंधेरा छा चुका था। मैं सड़क पर बेमकसद चलता रहा कि अब घर जाकर पापा और भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसी सोच में मैं एक बड़ी सवारी के अड्डे पर पहुंच गया जहां लोग धक्कम धक्का कर रहे थे। मैंने सोचा कि शहर के दूसरे कोने में एक और जगह किस्मत आजमा ली जाए, शायद वहां पर कोई रहम खाने वाला मिल जाए। उसके बाद मैं एक गाड़ी में सवार हुआ और वहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी। मैं कोने में दबकर खड़ा हो गया। मेरे पास से कुछ दूरी पर एक औरत भी बैठी हुई थी जिन्होंने अपने आप को काली सी चादर में छुपा रखा था। वो बहुत ही अजीब लग रही थी। उनका जिस्म लगातार कांप रहा था, जैसे कि वो बहुत डरी हुई हो। वो बार बार गर्दन मोड़कर पीछे देख रही थी और फिर से सहम कर दोबारा से सिमट जाती। उनकी गोद में एक पुराना सा खाकी रंग का बैग भी रखा हुआ था जिसको उन्होंने सीने में खींच रखा था। गाड़ी चल रही थी और हिचकोले खा रही थी। अचानक से वो औरत मेरी तरफ देखने लगी। उनकी आंखें मेरे ऊपर जम गई जिनमें बहुत ज्यादा डर था। उन्होंने दबी हुई आवाज में मुझसे कहा, भाई, क्या अगला स्टॉप आने वाला है? तो मैंने हैरत से उनको देखा और कहा
कि जी बहन, अगला स्टॉप बाजार का है, आपको वहीं पर उतरना है क्या? मगर इस पर वो कुछ नहीं बोली, बस जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। गाड़ी जैसे ही रुकी तो एकदम वो तेजी से दरवाजे की तरफ गई। उनकी घबराहट की ऐसी हालत थी कि वो अपना बैग, जिसको उन्होंने जान से ज्यादा संभाल कर रखा हुआ था, वहीं पर सीट पर ही भूलकर चली गई। मैंने जैसे ही देखा कि वो खाली हाथ नीचे उतर गई है, तो मैंने फौरन से वो बैग उठाया और उनको आवाज दी, अरे बहन रुको, तुम्हारा सामान रह गया है। पर शोर इतना ज्यादा था कि मेरी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं सकी। वो भीड़ में खो गई। मेरा ज़मीर मुझे आवाज देने लगा कि शायद इस बैग में उनकी कोई कीमती चीज होगी। मैंने एक पल भी खराब किए बिना गाड़ी से छलांग लगा दी। मैं दीवानों की तरह इधर उधर देखने लगा था, तो वो मुझे दूर एक गली में मुड़ती हुई दिखाई दी और मैंने उस बैग को मजबूती से पकड़ लिया। फिर उनके पीछे भागा। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि ए ऊपर वाले, ये कैसा इम्तिहान है। एक तो मैं पहले ही इतना ज़्यादा परेशान हूँ, ऊपर से ये जिम्मेदारी भी मेरे सर पर आ पड़ी है। मैं हाँफता हुआ उस गली में दाखिल हो गया तो देखा कि वो औरत एक पुरानी और ख़राब हाल इमारत के अंदर दाखिल हो रही थी। मैंने उनको आवाज़ दी और पुकारा कि बहन रुकिए, मैं आपका बैग देने के लिए आया हूँ। मगर उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। शायद उनको लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए पीछे नहीं देखा। अब मैं भी उनके पीछे पीछे उस इमारत के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वहां हर तरफ कानून के रखवाले यानी पुलिस ऑफिसर मौजूद थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां और सायरन की नीली बत्तियां वहां जल रही थी। और वो औरत तो कहीं नजर नहीं आई जिसके पीछे पीछे मैं यहाँ उसका बैग देने आया था। लेकिन उन ऑफिसर्स की नज़र मुझ पर जम गई थी। एक भारी भरकम ऑफिसर मेरी तरफ आया और गरजदार आवाज में बोला कि वहीं रुक जाओ, कौन हो तुम और ये बैग तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? मैं बुरी तरह से घबरा गया। मुझे लगा कि शायद मैं अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगने वाला है। मैंने लड़खड़ाते हुए कहा कि सर, मैं तो बस ये बैग वापस करने आया हूँ, ये इन बहन का है। उस ऑफिसर ने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया और अपने साथियों को इशारा किया, जिन्होंने फौरन से अपनी पिस्तौल मेरी तरफ तान दी। ये वही लम्हा था जब मैंने सोचा कि भलाई करना भी मेरे लिए जुर्म बन गया है। अब मेरे पास इस बैग के अलावा मेरी सफाई में पेश करने के लिए कुछ भी नहीं था और मुझे नहीं पता था कि उस बैग के अंदर क्या राज छुपा हुआ है जो मेरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। बस मुझे इतना पता था कि सच्चाई का रास्ता कांटों से भरा हुआ होता है, पर उसका अंजाम हमेशा सुकून भरा होता है। आज के इस किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान पर चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए और हालात कितने भी खौफनाक क्यों ना हो, उसको सच्चाई और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी मुसीबत ऊपर वाले की तरफ से भेजी गई सबसे बड़ी मदद का भेष बदल कर आती है। ऑफिसर के हुक्म पर जैसे ही मैंने कांपते हुए हाथ सर से और ऊंचे किए, तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का ये आखिरी मंजर है। मेरे सामने खड़े हुए उस लंबे से ऑफिसर ने मेरे हाथ से वो बैग छीन लिया और बहुत खतरनाक लहजे में बोला कि सच सच बताओ, ये बैग तुमने कहाँ से चुराया है और इस इमारत में तुम्हारा दाखिल होने का क्या मकसद है? मैंने रोहनाई लहजे में अपनी तरफ से सफाई पेश करने की कोशिश करी और कहा कि साहब, मेरा यकीन करिए, मैं कोई चोर या डाकू नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक ईमानदार शहरी होने का फर्ज निभा रहा हूँ। ये बैग उन लेडी का है जो अभी बस से उतरी थी। मैं बस उनका सामान उन तक पहुंचाने के लिए आया था। उस ऑफिसर ने मेरी बात सुनकर अपने होठों पर मुस्कान सजा ली और अपने साथियों की तरफ देखकर बोला कि देखो तो इसकी चालाकी को, एक तो रंगे हाथों पकड़ा गया है और अब झूठी कहानियां बना रहा है। इसकी तलाशी लो और देखो कि इसके पास कोई छुपा हुआ हथियार तो नहीं है। तभी दो सिपाही तेजी से मेरे पास आगे बढ़े और मुझे जोर से दबोच लिया। वो मेरे कपड़ों की तलाशी लेने लगे। मेरी जेब से तलाशी लेने पर बस की टिकट के अलावा और कुछ सिक्कों के कुछ भी नहीं निकला था। ये देखकर उस ऑफिसर के माथे पर शिकंजा आ गई। उसने मेरे सामने ही उस बैग की जिप खोली तो उसमें से एक पुरानी सी तस्वीर और एक छोटे से कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उस ऑफिसर ने गुस्से से उस तस्वीर और कार्ड को बाहर निकालकर जमीन पर फेंक दिया और मेरा गिरेबान पकड़कर मुझे झिंझोड़ते हुए बोला, तुम क्या हमें बेवकूफ़ समझते हो? इतने बड़े खतरे के बीच तुम सिर्फ ये तस्वीर के टुकड़े को वापस करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर अंदर आए थे। तो सच बताओ, असली बात क्या है? वरना मैं तुम्हारी जुबान खुलवाना अच्छे से जानता हूँ। मैं उस पर डर की वजह से बहुत ज्यादा कांप रहा था
और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि साहब, ऊपर वाले की कसम, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे बूढ़े माँ बाप और बीमार भाई की कसम है, मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं। मैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते इसको वापस करने के लिए आया था। अभी ये बहस हो ही रही थी कि तभी अचानक से कमरे के कोने में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठी वही औरत जो अब तक खामोश बैठे हुए तमाशा देख रही थी, एकदम से उठकर खड़ी हो गई और चीख कर बोली कि रुक जाओ, उसको मत मारो, ये बिल्कुल सच कह रहा है। उस ऑफिसर ने चौंक कर औरत की तरफ देखा और सख्त लहजे में पूछा कि क्या आप इस आदमी को जानती है? वो औरत तेजी से आगे बढ़ी और जमीन पर गिरे हुए उस कार्ड और तस्वीर को दीवानों की तरह उठा लिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और डर का मिला जुला एहसास था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि मैं इसको नहीं जानती, पर ये जो कुछ भी लाया है, ये मेरी जिंदगी और शायद आप सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ जरूरी किस्सा है। उस ऑफिसर ने उलझन में फंसते हुए पूछा कि क्या मतलब है तुम्हारी बात का? कैसी जरूरी चीज? ये तो सिर्फ एक पुरानी सी तस्वीर है। तभी उस औरत ने तस्वीर को ऑफिसर के सामने किया और पलटकर उसके पीछे की साइड दिखाई, जहां पर नीले रंग के पेन से कुछ अजीब सी लकीरें और नंबर बने हुए थे, जो देखने पर तो बेमतलब ही लग रहा था। उस औरत ने कहा कि इंस्पेक्टर, ये कोई आम तस्वीर नहीं है, ये मेरे पति की तस्वीर है, जो इस शहर के सबसे बड़े मुजरिमों के गिरोह का हेड है। और इस तस्वीर के पीछे वो सीक्रेट कोड लिखा हुआ है, जिसकी तलाश में आप और आपका पूरा सिस्टम पिछले 2 महीने से पड़ा हुआ है। ये सुनते ही ऑफिसर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसने जल्दी से वो तस्वीर उस औरत के हाथ से ले ली और उसको बहुत गौर से देखने लगा। वहां पर मौजूद सब ऑफिसर एकदम से हैरान खड़े हुए थे। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक मामूली सा नजर आने वाला लड़का और एक भूला हुआ बैग इतने बड़े राज का हिस्सा भी हो सकता है। फिर ऑफिसर ने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह हैरत और कई सवाल थे। उसने अपने साथियों को इशारा किया कि मुझे छोड़ दें। उसने धीमी पर जोश भरी आवाज में अपने स्टाफ से कहा कि जल्दी से कोर्ट ब्रेक को बुलाओ और हेडक्वार्टर खबर करो कि हमें वो चाबी मिल गई है जिससे हम उस तबाही का रास्ता रोक सकते हैं। मैं अभी भी अपनी जगह पर मूर्त बना हुआ खड़ा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या फिर और ज्यादा डर जाऊं, क्योंकि हालात ने ऐसी पलटी खाई थी कि मुजरिम समझे जाने वाला अब हीरो बनने जा रहा था। पर मुझे अपने घर वालों की फिक्र खाई जा रही थी कि अगर मुझे यहाँ पर ज्यादा देर हो गई तो मेरे भाई की दवा का क्या होगा। उसके बाद ऑफिसर मेरे पास आया और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। उसने नरमी से मुझसे कहा कि नौजवान, तुमने अनजाने में हम सबकी बहुत मदद की, कि अगर ये तस्वीर किसी गलत हाथों में लग जाती तो आज रात बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता और खून की होली खेली जाती। तुम नहीं जानते कि तुम क्या लेकर आए हो। मैंने डरते हुए पूछा, साहब, तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? साहब, मुझे बहुत ज्यादा देर हो रही है। तो ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं, अभी तो आप हमारे मेहमान हैं, आपको इस बहादुरी का सिला भी मिलेगा। पर तभी बाहर से एक धमाके की आवाज आई और इमारत की सब बत्तियां बंद हो गईं। अंधेरे में अफरा तफरी मच गई और किसी ने चिल्लाकर कहा कि हमला हो गया है, संभल जाओ। दुश्मन शायद इसी ताक में थे। इससे हमें ये सबक मिलता है कि इंसान की नीयत साफ हो तो ऊपर वाला उसको मुश्किल हालात से भी निकालकर इज्जत की जगह पर लाकर खड़ा कर देता है। और बाहर से मामूली नजर आने वाली भलाई भी कभी कभी बड़े तूफानों का रुख मोड़ लेती है। अंधेरे में गूंजने वाली इस जोरदार आवाज में मेरे होश उड़ा दिए थे। अभी मैं कुछ समझ पाता कि मुझे किसी ने जोर से बाजू से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और मेरे कान में चीखना शुरू कर दिया कि नीचे लेट जाओ वरना मारे जाओगे। ये उसी ऑफिसर की आवाज थी जो कुछ लम्हे पहले मुझे इज्जत देने की बात कर रहा था। चारों तरफ से शीशे टूटने और भारी कदमों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इमारत पर मौत का साया छा गया हो। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा कि साहब, ये सब क्या हो रहा है? मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मेरे भाई को मेरी सख्त जरूरत है। तो ऑफिसर ने अंधेरे में ही मेरे मुंह पर हाथ रखा और सख्ती से बोला कि खामोश रहो, ये वही गिरोह है जो इस तस्वीर को हासिल करने के लिए आया है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी जगह से हिलना भी मत। तभी एक और भारी आवाज गूंज गई, जो यकीनन हमला करने वालों में से किसी की थी। उस औरत को ढूंढो और वो तस्वीर छीनो। याद रखना, कोई भी जिंदा नहीं बच पाए। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि हमला करने वाले उसको सुन लेंगे।
मैं जमीन पर रेंगता हुआ उस मेज के नीचे छुपने की कोशिश कर रहा था जहां वो तस्वीर गिरी हुई थी। अचानक से मेरे हाथ को एक ठंडी और कांपती हुई हथेली ने छुआ था। ये वही औरत थी जो डर से अधमरी हो रही थी। उसने मुझसे हल्की आवाज में कहा कि भाई, ऊपर वाले के लिए इस तस्वीर को बचा लो। ये मेरे पति के वो राज है जो कई माँ की गोद उजाड़ने से बचा सकते हैं। मैं किसी सोच में था कि अपनी जान बचाऊं या फिर उस कागज के टुकड़े की रखवाली करूं जिसका मुझे ठीक से कुछ पता भी नहीं था। मगर फिर मेरे दिमाग में मेरे बीमार भाई का चेहरा आ गया, जो शायद इसी उम्मीद पर जिंदा था कि दवा लेकर आऊंगा। अगर मैं आज बेवकूफ़ी ना दिखाता तो शायद मैं घर पर पहुंच भी जाता, पर मेरा ज़मीर मुझे परेशान करते रहता। तभी कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार धमाके से टूट गया और कुछ सायदार लोग अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में खतरनाक हथियार थे जो अंधेरे में चमक रहे थे। ऑफिसर ने अपनी पोजीशन संभाली और चिल्लाकर अपने साथियों को हुक्म दिया कि जल्दी से तलाशी करो। अब कमरे में हर तरफ शोर और धुएं का राज था। मैंने हिम्मत करके वो तस्वीर और कार्ड अपनी जेब में छुपा लिया और उस औरत को मेज के पीछे ढकेल दिया ताकि वो उनकी नजरों से गायब रहे। गोलियों की तड़तड़ाहट और लोगों की चीखों के बीच मुझे मौत अपने बहुत करीब महसूस हो रही थी। पर अजीब बात यह थी कि उस डर की हालत में भी मुझे अपने अंदर एक नई ताकत सी महसूस हो रही थी। शायद ये सच्चाई का साथ देने की ताकत थी। कुछ ही देर में और ज्यादा शोर सुनाई दिया, जिसकी वजह से हमला करने वालों को भागना पड़ा और ये धमकी देते हुए भाग निकले कि हम ये राज लेकर ही रहेंगे। जब रोशनी हुई तो एक ऑफिसर मेरे पास आया। उसके बाजू से खून बह रहा था, पर उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा कि तुमने कमाल कर दिया है लड़के। तुमने तो अपनी जान पर खेलकर इस सबूत को बचा लिया है। अब ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, तुम्हारी भी बन चुकी है। और मैंने घबराते हुए कहा, पर साहब, मेरा भाई मर रहा है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे जाने दीजिए। ऑफिसर ने संजीदगी से कहा कि अब तुम बाहर अकेले नहीं जा सकते हो, वो तुम्हारा पीछा करेंगे। अब तुम्हारी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है और तुम्हारे भाई का इलाज भी अब सरकार करवाएगी। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इस लम्हे से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान खतरे में डाल देता है तो परवाला उसके निजी मामलों और परेशानियों को हल करने के लिए एक अनदेखी मदद भेज देता है और उसके कमजोर कांधों को बड़ी जिम्मेदारी उठाने के काबिल भी बना देता है। जल्दी करो मेरे साथियों, फौरन एक गाड़ी उस नौजवान के घर भेजो और उसके बीमार भाई और बूढ़े माँ बाप को शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में लेकर जाओ। और खबरदार, उनको जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऑफिसर ने अपने बहादुर और होशियार सिपाहियों को हुक्म दिया था तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। अभी कुछ ही देर पहले तक मैं मौत के साए में खड़ा हुआ था और अब मेरे घर वालों को वो सहूलत मिलने जा रही थी जिनका मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने ऑफिसर की तरफ शुक्र भरी नजरों से देखा, जिसने अपनी जख्मी बाजू पर पट्टी बांधते हुए मुझे तसल्ली दी थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम काफी सख्त पहरे में इमारत से बाहर निकले। बाहर कानून के रखवालों की गाड़ियां खड़ी हुई थी। मुझे और उस औरत को एक मजबूत और बड़ी गाड़ी में बिठा दिया गया जिसके शीशे काले थे ताकि बाहर से कोई भी हमें देख नहीं सके। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि मेरे मोहल्ले वाले जब मेरे घर सरकारी गाड़ियों को आता हुआ देखेंगे तो क्या सोचेंगे। पर उस वक्त भाई की जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं था। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी और खतरे की घंटी मेरे कानों में आ रही थी। उस औरत ने पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस बैठी रही। शायद उसको अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था या फिर अपने अंजाम का डर था। खैर, हम अस्पताल पहुंचे जहां पर उनकी टीम पहले से ही तैयार खड़ी हुई थी। मेरे भाई को फौरन से वार्ड में ले जाया गया ताकि सही वक्त पर उसे सही इलाज मिल सके। वहां मैंने अपने बूढ़े माँ बाप को देखा जो हैरानी और परेशानी की तस्वीर बने हुए खड़े थे। माँ मुझे देखते हुए गले से लगाकर रोने लगी और पूछने लगी कि बेटा, ये सब कुछ क्या है? ये पुलिस वाले हमारे घर क्यों आए थे? फिर मैंने उनके आंसू साफ किए और झूठ बोला कि मुझे बहुत बड़ी सरकारी नौकरी मिल गई है और ये सब सरकार की तरफ से हमारे लिए हैं। मैं उनको सच बताकर और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। तभी वो ऑफिसर मेरे पास आया और मुझे एक तरफ ले जाकर बोला कि प्रयाग, तुम्हारे भाई का इलाज शुरू हो चुका है और बेहतरीन और काबिल ऑफिसर उसकी निगरानी भी कर रहे हैं, लेकिन अब असली काम बाकी है। उस तस्वीर के पीछे लिखे हुए वक्त के मुताबिक वो कोड। आज रात ही शहर के बैंक पर धावा बोलने वाले हैं और हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है।
क्योंकि तुम उन हमला करने वालों में से एक का चेहरा करीब से देख चुके हो। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, पर यह तो एक नई जंग की शुरुआत थी। मैंने उनसे काँपती हुई आवाज़ में पूछा कि पर साहब, मुझे क्या करना होगा? और ऑफिसर ने संजीदगी से कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि वो तुम्हें पहचान चुके हैं और अब तुम सेफ नहीं हो। वैसे भी वो कोड आधा है, बाकी आधा हिस्सा बैंक के अंदर ही किसी गद्दार के पास है, जिसको पहचानना ज़रूरी है। इस पूरे किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि जब ऊपर वाला किसी की मदद का दरवाज़ा खोलता है, तो वो भी ऐसे हालात भी पैदा कर देता है कि इंसान की अकल भी दंग रह जाती है। और कभी कभी एक बड़ा इम्तिहान ही दरअसल एक बड़ी आसानी का अंदेशा साबित होता है। जल्दी करो नौजवान, अब जज्बात में बहने का वक्त नहीं बचा है। गाड़ी में बैठो, वरना हम सब मारे जाएंगे। ऑफिसर की गरजदार आवाज ने मुझे मेरे ख्यालों की दुनिया से खींचकर हर हकीकत में ला खड़ा किया था। मैंने नम आंखों से हॉस्पिटल के उस बंद दरवाजे को देखा, जिसके पीछे मेरे बूढ़े माँ बाप और जिंदगी मौत की हालत में पड़ा हुआ लड़का मेरा भाई मौजूद था। मेरा दिल चाह रहा था कि वही चौखट पर बैठ जाऊं और अपने भाई के होश में आने का इंतजार करूं, मगर मेरे कांधे पर ऑफिसर का भारी हाथ मुझे एहसास दिला रहा था कि अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं रही है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है। मैंने अपने आंसू साफ किए और दिल पर पत्थर रखकर उस गाड़ी में सवार हो गया, जिसका रुख शहर के उस खजाने की इमारत की तरफ था। गाड़ी में बैठते ही ऑफिसर ने ड्राइवर को हुक्म दिया कि वो गाड़ी को हवा की तरह उड़ाता हुआ ले जाए। अंदर का माहौल बहुत ज्यादा तनाव का शिकार था। वो औरत भी हमारे साथ ही मौजूद थी, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। ऑफिसर ने उस औरत की तरफ देखते हुए पूछा कि अब बताओ, किस तस्वीर के पीछे लिखे हुए अधूरे मैसेज का बाकी हिस्सा किसके पास है? और बैंक के अंदर वो कौन सा गद्दार है जो तुम्हारे पति के गिरोह का मददगार है? तब उस औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा कि वो कोई और नहीं, बल्कि इस बैंक का बड़ा मैनेजर है, जो बाहर से देखने पर बहुत शरीफ इंसान लगता है, पर अंदर से वो लालच से भरा हुआ है। उसी के पास वो दूसरी चाबी है, जो उस तस्वीर वाले कोट के साथ मिलकर तिजोरी का वो सीक्रेट दरवाज़ा खोलेगी, जहां पर करोड़ों रुपए का सोना और नकदी पैसे रखे हैं। ये सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था कि जिन लोगों के पास दौलत के अंबार हैं, वो भी और ज्यादा ही हवस में इतने बड़े जुर्म में शामिल हो जाते हैं। और एक हम हैं जो 2 वक्त की रोटी और दवा के लिए भी तरस जाते हैं। गाड़ी अब शहर की सुनसान सड़कों को रोंदती हुई अपनी मंजिल की तरफ चल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी खौफनाक सपने का हिस्सा हूँ, जहाँ पर हर मोड़ पर मौत मेरा स्वागत करने के लिए तैयार है। कुछ ही देर में हम उस आलीशान सी इमारत के सामने पहुंच गए, जो रात के अंधेरे में एक भूत की तरह खड़ी हुई थी। वहाँ खामोशी का राज था, पर यह खामोशी तूफान से पहले की खामोशी महसूस हो रही थी। ऑफिसर ने इशारे से अपने सिपाहियों को इमारत का घेराव करने का हुक्म दिया और मुझे उस औरत को अपने साथ में लेकर पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। हम दबे पांव अंदर दाखिल हुए, जहां पर बहुत अंधेरा था। सिर्फ बाहर से आने वाली स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी फर्श पर साए बनाई हुई थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे डर था मेरी आवाज़ सुनाई दी जाएगी। हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाली मंजिल पर गए और मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़े। ऑफिसर ने पिस्तौल तान ली और एक झटके से दरवाजे को खोल दिया। सामने का मंजर देखकर हमारे होश उड़ गए थे। वो मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ पसीने में भीगा हुआ था और उसके सामने मेज पर एक आला रखा हुआ था, जिसकी बत्ती जल बुझ हो रही थी, जैसे वो किसी से कांटेक्ट में हो। हमें देखते ही उसके हाथ से वो गिर गया और वो डर से कांपने लगा। तब ऑफिसर ने आगे बढ़कर उसको गिरबान से पकड़ लिया और दहाड़ने लगा, कोर्ट का बाकी हिस्सा कहाँ है? उससे पहले कि वो मैनेजर कुछ बोलता, हॉल में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरी इमारत कांप उठी और खतरे के सायरन भी बजने लगे। और ऑफिसर ने मुझे और उस औरत को कोने में छुपने का इशारा किया और खुद मैनेजर को ढाल बनाकर खड़े हो गए। नीचे से भारी कदमों की आवाज़ और कुछ अलग जुबान में दी जाने वाला ऑर्डर साफ सुनाई दे रहा था। डाकू आ गए हैं, और वो उम्मीद से ज़्यादा बड़ी भीड़ में थे। ऑफिसर ने मेरी तरफ देखा और हल्की आवाज़ में कहा कि प्रयाग, यही आखिरी मौका है। इस मैनेजर की जेब से वो चाबी निकालो, क्योंकि अगर वो चाबी डाकुओं के हाथ लग जाए तो वो तिजोरी खोलकर तबाही मचा देंगे। मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना जमीन पर कदम रखते हुए उस मैनेजर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जो अब डर की वजह से बेहोश हो गया था।
मेरा हाथ उसकी जेब तक पहुंचा ही था कि कमरे के दरवाजे पर एक लंबा सा साया दिखा, जिसके हाथ में खतरनाक से हथियार था। उसने मुझे देख लिया और उसकी आंखों में खूंखार चमक आ गई थी। ये वही आदमी था जिसने पहले भी हमला किया था। मेरी सांसें रुक गई और मुझे लगा कि अब मेरा वक्त पूरा हो गया है। मगर इसी लम्हे मैंने अपने भाई का मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने ख्यालों में देखा और एक अजीब सी ताकत मेरे अंदर आ गई। मैंने बिजली की तेजी से उस मैनेजर की जेब से वो चाबी निकाली और करीब में उसके नीचे लुढ़क गया। उसी लम्हे गोली चलने की आवाज़ आई और वो गोली उसी जगह पर लगी जहां मैं एक सेकंड पहले मौजूद था। अब कमरे में मौत का साया छाना शुरू होने वाला था और मैं इस खेल का सबसे ज़रूरी मोहरा बन गया था, जिसके हाथ में जीत और हार की चाबी थी। कि इंसान की असली ताकत उसके जिस्म में नहीं बल्कि उसके इरादे और नियत में होती है। और जब इंसान अपने प्यारों और सच्चाई के खातिर खतरा मोल लेता है तो कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी ऐसे कारनामे कर जाता है जो ताकतवर लोगों के दिमाग में भी नहीं होते। इस पूरे कमरे को बारूद से उड़ा दूंगा और तुम्हारे छींचड़े भी नहीं मिलेंगे। उस खूंखार डाकू की आवाज़ कमरे में गूंज गई तो मेरे जिस्म में डर की लहर दौड़ गई। मैं मेज़ के नीचे छुपा हुआ था और मेरे हाथ में वो चाबी थी जो पसीने से भी भीग गई थी। और एक डाकू पर गोली चलाने की कोशिश करी, मगर उसका हथियार खाली हो गया था, जिस पर उस डाकू ने एक भयानक मुस्कान चेहरे पे सजा ली और बोला कि क्या हुआ, तुम्हारी गोली अभी खत्म हो गई, अब तुम सब मेरे रहम करम पर हो। ये कहते ही उसने उस औरत को जो कोने में सहमी हुई खड़ी थी बालों से पकड़कर घसीट लिया और अपनी बंदूक उसकी कनपट्टी पर रख दी। वो औरत दर्द से कांपती मेरी तरफ देखकर बोली कि ऊपर वाले के लिए तुम बाहर मत आना, ये तुम्हें मार देंगे। मगर उस डाकू ने चिल्लाकर कहा, अगर तुम अगले 3 सेकंड में वो चाबी लेकर बाहर नहीं आए तो मैं इस औरत का भेजा उड़ा दूंगा जो अपने ही पति से गद्दारी कर रही है। मेरे पास सोचने का वक्त बहुत कम था और एक तरफ वो चाबी जो बहुत कुछ बदल सकती थी और दूसरी तरफ उस बेबस औरत की जान थी जिसने मुझे बचाया था। मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोर दिया कि जान बचाना सबसे बड़ा फ़र्ज है। मैंने कांपते हुए टांगों के साथ मेज़ के नीचे से निकलने का फैसला किया और धीरे से खड़ा हो गया। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और तेज़ आवाज़ में कहा कि रुक जाओ, उसको मत मारना, चाबी मेरे पास है। ऑफिसर ने मुझे देखकर सर को ना में हिलाया और दर्द भरी आवाज़ में कहा कि बिरयाग, ये तुम क्या कर रहे हो, ये धोखेबाज लोग हैं। पर मैंने ऑफिसर की बात अनसुनी कर दी और धीरे धीरे उस डाकू की तरफ बढ़ने लगा। डाकू की आंखों में अब जीत की चमक दिखने लगी थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने कहा, लाओ वो चाबी मेरे हवाले कर दो। मैं अभी उसके पास पहुंचा ही था कि अचानक से वो बेहोश मैनेजर जो फर्श पर गिरा पड़ा हुआ था बिजली की तेजी से उठ गया और उसने पीछे से मेरी टांगों को जकड़ लिया। मैं अपना बैलेंस बनाए नहीं रख पाया और मुंह के बल जमीन पर गिर गया और वो चाबी मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरी थी। और ये सब इतना अचानक से हुआ कि हमें संभलने का मौका भी नहीं मिला। वो मैनेजर जो अब तक बेहोश होने का नाटक कर रहा था दरअसल इस मौके का इंतजार कर रहा था। वो मक्कारी से हंसने लगा और डाकू से बोला कि देखो, मैंने अपना काम कर दिया है, अब मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए, ये देखो। पर ऑफिसर गुस्से से पागल हो गया और उसने खाली बंदूक उसे मैनेजर की तरफ उछाल दी। पर तब तक बहुत देर हो गई थी। डाकू ने आगे बढ़कर वो चाबी उठा ली। वो बोला, बहुत खूब, अब खजाने का दरवाज़ा खुलेगा, पर उससे पहले तुम सबको मरना होगा। उसने अपनी बंदूक का रुख मेरी तरफ कर दिया। मुझे मौत अपने सामने खड़ी हुई नजर आने लगी थी। पर उस लम्हे कमरे में मौजूद आले पर एक भारी और रौबदार आवाज़ गूंज गई, रुक जाओ, उसको गोली नहीं मारना, मैं खुद ऊपर आ रहा हूँ। मुझे उस लड़के से मिलना है जिसने मेरे पूरे गिरोह को परेशान करके रख दिया। उस औरत का चेहरा भी लाल पड़ गया। उसने अपने मुंह से एकदम से ये शब्द निकाला, व्योम। ये उसके पति और उस गिरोह के सरदार की आवाज़ थी जो अब वहां दाखिल हो गया था और हम चारों तरफ से मौत के घेरे में थे। दरवाजे पर कदमों की छाप सुनाई दी और एक लंबे कद का आदमी सूट पहने अंदर दाखिल हुआ, जिसके पीछे काफी लोगों की फौज थी। और अंदर आते ही उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को देखा, फिर उस मैनेजर को और फिर आखिर में उसकी नज़र मुझ पर जम गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने ताली बजाते हुए कहा कि वाह क्या ड्रामा है, एक मामूली सा मजदूर का लड़का मेरे आड़े आएगा। और मुझे लगा कि अब हमारा बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि चाबी उनके पास थी और ताकत भी।
लेकिन मैंने ऑफिसर की आंखों में देखा जहां पर अभी भी हार ना मानने की ताकत थी। और मुझे एहसास हुआ कि खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, कि कभी कभी हमारे अपने ही बीच छुपे हुए गद्दार दुश्मन से ज्यादा खतरनाक साबित हो जाते हैं। सामने वाला हमेशा ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए इंसान को हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए और पहचान करने वाली नज़र रखनी चाहिए। तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे बर्बाद कर दोगी और इस दो कौड़ी के लड़के के साथ मिलकर मेरी सल्तनत को गिरा दोगी? ये ठंडी और जहरीली आवाज़ कमरे में गूंज गई तो उसकी पत्नी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो कांपते हुए पीछे हट गई और दीवार से जाकर लग गई। उसके चेहरे पर मौत सी लाली फैल गई थी। व्योम ने एक नज़र उस गद्दार मैनेजर के ऊपर डाली जो अभी तक जमीन पर बैठा हुआ अपनी वफादारी का सिला मांग रहा था और दांत निकालते हुए कह रहा था कि सरकार, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब मुझे मेरा इनाम चाहिए। पर व्योम के चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा चांदी का सिक्का निकाला और बड़े तसल्ली से बोला कि हाँ, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। जो भी मुझसे गद्दारी करता है या मेरे लिए काम करता है, उसका अंजाम यही होता है। और उसके साथ ही एक हल्की सी आवाज़ आई और वो मैनेजर और अपने माथे को पकड़कर वहीं पर गिर गया। ये मंजर देखकर मेरे और ऑफिसर के रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये इंसान कितना बेरहम है जो अपने ही आदमी को वफादारी करने पर भी मार सकता है। इसलिए उसने वो चाबी अपनी उंगलियों में घुमाई और मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला कि ये लड़के, तुम बहुत बहादुर हो पर बेवकूफ़ भी। तुमने वो चाबी तो गवा दी, मगर मुझे पता है कि इस चाबी से सिर्फ ताला खुलेगा, लेकिन खजाने का खुफिया कोड उस तस्वीर के पीछे लिखा हुआ है जो अभी तक तुम्हारी जेब में है। लाओ फौरन उस तस्वीर को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं इस ऑफिसर और मेरी पत्नी के जिस्म में इतने सुराख कर दूंगा कि गिने भी नहीं जाएंगे। ये सुनकर मेरा दिमाग तेजी से चिल्ला उठा। मुझे एहसास हुआ कि अभी भी बाजी मेरे हाथ में है, क्योंकि चाबी के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता था और कोड के बिना चाबी बेकार थी। मैंने बिजली की तेजी से अपनी जेब में हाथ डाला और वो तस्वीर बाहर निकाल ली, पर उसको व्योम को देने की जगह मैंने उसको अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ लिया, जैसे मैं उसको फाड़ने वाला हूँ, और पूरी ताकत से चीखने लगा, खबरदार, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस तस्वीर को फाड़ दूंगा और तुम्हारी सारी जिंदगी की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। वो व्योम जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहा था, अब एकदम से रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार परेशानी की लहर दौड़ गई। उसने हाथ उठाकर अपने साथियों को रोकने का इशारा किया और दांत पीसते हुए बोला कि खबरदार, ये गलती कभी भी मत करना। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किस आग से खेल रहे हो। मैंने भी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, पर मैं तुम्हें जीतने भी नहीं दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि ये कोड तुम्हें मिले तो अपने आदमियों को बाहर निकालो और हमें यहाँ से जाने का रास्ता दो। कमरे में मौत का सन्नाटा था। ऑफिसर ने हैरत से मेरी तरफ देखा और उसको यकीन नहीं आ रहा था कि मैं मौत के मुंह में खड़ा होकर भी सौदे कर रहा हूँ। उसका सांस फूल रहा था कि अगर तस्वीर छूट या फट गई तो वो कभी भी खजाने तक नहीं पहुंच सकेगा। उसने गहरी सांस ली और अपना हथियार नीचे करते हुए बोला कि ठीक है, हम बात कर सकते हैं, पर याद रखना, अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, पूरी नस्लों को उजाड़ दूंगा। अभी हम इसी हालत में थे कि अचानक से इमारत के नीचे से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। शायद ऑफिसर ने छुपकर कोई सिग्नल भेज दिया था या फिर कोई और चमत्कार हो गया था। पुलिस का सायरन सुनकर व्योम बौखला गया। उसने गुस्से से मेरी तरफ आने की कोशिश करी, मगर मैंने तस्वीर को फाड़ने के लिए उंगलियां सख्त कर ली। इस किस्से से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान अपनी अकल और एक्टिव दिमाग से बड़ी ताकत को भी मात दे सकता है, और जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं हो तो वो इतना खतरनाक हो जाता है कि जालिम को भी उसके सामने झुकना पड़ जाता है। अगर तुमने इस कागज को फाड़ा तो मैं इस औरत की लाश को भी इतने ही टुकड़ों में बांट दूंगा। और याद रखना, बाहर खड़ी हुई पुलिस मुझे रोकने से पहले इस बेगुनाह की जान जाते हुए देखेगी। उसकी ये धमकी सुनकर मेरे हाथ हवा में ही रुक गए। उसने बस उसी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी पत्नी को बालों से जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर एक तेजधार चाकू रख दिया। उसकी आंखों में डर नाच रहा था और बाहर से पुलिस के कदमों की आवाज करीब से करीब आती चली गई। मेरे दिमाग में एक जंग जारी थी कि एक तरफ वो खजाना था और दूसरी तरफ एक इंसान की जान। मैंने उस औरत की आंखों में देखा जहां पर जिंदगी की भीख मांगती हुई वीरानी दिख रही थी।
मुझे फौरन से अपने बीमार भाई का ख्याल आ गया कि अगर कोई उसकी गर्दन पर खंजर रखता तो मैं उस वक्त क्या करता। मेरा ज़मीर कह उठा था, किसी की जान बचाना दुनिया की हर दौलत से ज़्यादा कीमती है। ऑफिसर ने मुझे मना करने के लिए हाथ उठाया, पर मैं फैसला कर चुका था। मैंने खुददार लहजे में कहा कि ठीक है, मैं तस्वीर को देने के लिए तैयार हूँ, बस उसको छोड़ दो। तो व्योम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसने चाकू का दबाव कम किया और अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने कांपते हुए हाथों से वो तस्वीर उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसको हासिल करने के लिए उसने इतने लोगों की जान खतरे में डाल दी थी। वो तस्वीर हाथ लगते ही वो जोरदार धक्का देकर अपनी पत्नी को मेरी तरफ फेंक के और बिजली की तेजी से उस दीवार की तरफ गया जहां किताबों की अलमारी के पीछे एक खुफिया फौलाद जैसा मजबूत दरवाजा छुपा हुआ था। ये वही खजाने का कमरा था जिस तक पहुंचने के लिए उसको चाबी और इस तस्वीर वाले कोड की जरूरत थी। उसने जेब से वो चाबी निकाली और दरवाजे के साथ लगाई और फिर जल्दी जल्दी तस्वीर के पीछे लिखे हुए कोड को दबाने लगा। हम सब सांस रोके हुए खड़े थे। पुलिस ऑफिसर दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हो गए थे, पर ऑफिसर ने उनको फायरिंग करने से रोक दिया क्योंकि बारूद के धुएं से खजाने में आग लग जाने का डर था। अगले ही पल एक भारी भरकम आवाज के साथ वो फौलाद जैसा दरवाजा खुल गया और उस औरत ने एक दीवानों की जैसी हंसी अपने चेहरे पर सजा ली। वो व्योम अंदर दाखिल हुआ और अंदर जाते ही उसने अंदर से दरवाजे को दोबारा से बंद कर लिया ताकि कोई उसको पकड़ नहीं सके। अब वो खजाने के साथ अकेला था और हम बाहर बेबस खड़े हुए थे। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं जीतती हुई बाजी भी हार गया। मैं घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया और ऑफिसर से माफ़ी मांगने लगा कि मैं आप लोगों की उम्मीद पर पूरा नहीं उतर सका। मगर तभी एक अजीब सा वाक़या हुआ। वो औरत जो अब तक रो रही थी, अचानक से हंसने लगी थी। उसकी हंसी में पागलपन नहीं था, बल्कि अजीब सा सुकून था। हम सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। उसने अपने आंसू साफ करे और एक ठंडी सांस लेकर बोली थी, प्रियाग, तुमने हार नहीं पाई है, बल्कि तुमने उसको हमेशा के लिए कैद कर दिया है। हम सब सवाल भरी नजरों से उसको देखने लगे। उसने कहा कि इस तस्वीर के पीछे जो कोड लिखा हुआ था वो खजाना खोलने का नहीं, बल्कि उस कमरे को बंद करने का था। मैं जानती थी कि व्योम कभी न कभी इस कोड तक पहुंच जाएगा, इसलिए मैंने असली कोड को बहुत पहले ही मिटाकर वहां पर यह लिख दिया था, जो खतरे की सूरत में उस फौलाद जैसे मजबूत कमरे को हमेशा के लिए सील कर देता है और अंदर ऑक्सीजन मात्रा भी खत्म कर देता है। उसने अपनी मर्जी से मौत को गले लगाया है और वहां से कभी भी बाहर नहीं निकल सकेगा। ये सुनकर ऑफिसर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। मुझे लगा कि जैसे मेरे कांधों से भारी बोझ उतर गया हो। वो व्योम जो दौलत की हवस में अंधा हो गया था, अब इस दौलत के ढेर पर अपनी आखिरी सांस लेने लगा और यही उसका अंजाम था। इस बात से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान की अपनी ही चालाकियां और दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे आखिरकार उसकी अपनी ही तबाही का कारण बनते हैं। और बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई के सामने उसको घुटने टेकने ही पड़ते हैं। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ पर घुटकर मर जाऊंगा। ये आवाज दरवाजे के पार से सुनाई दे रही थी और वो पागलों की तरह बंद दरवाजे पर मुक्के मार रहा था। मगर अब बहुत देर हो गई थी। कमरे में मौजूद उसके अपने साथियों ने जब अपने सरदार का ये अंजाम देखा तो उनके हाथों से भी हथियार गिर गए और उन्होंने डरकर अपने हाथ सर पर रख लिए, क्योंकि वो जानते थे कि जिस दौलत के लिए वो लड़ रहे थे वो अब उनके लिए खाक के बराबर भी नहीं थी। उस औरत ने बंद दरवाजे पर हाथ रखा और आंखों से बहते हुए आंसुओं के साथ दबी हुई आवाज में बोली कि काश तुमने मेरी बात मान ली होती व्योम, तो आज तुम दौलत की वजह से यहाँ कैद नहीं होते, जहाँ पर सोने की ईंट तो है पर सांस लेने के लिए हवा नहीं है। ये मंजर देखकर मेरा दिल ढल गया। मुझे उनकी हालत पर तरस नहीं आ रहा था, पर उसका अंजाम देखकर मुझे समझ आ रहा था कि इंसान सारी जिंदगी जिस माल को जमा करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, आखिर में वही माल उसकी मौत का कारण भी बन जाता है। ऑफिसर ने फौरन से अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बाकी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाए। फिर उसने मेरे पास आकर मेरे झुके हुए कांधों को थपथपाया और कहा कि प्रियाग, आज तुमने साबित कर दिया है कि एक कमजोर और निहत्या इंसान भी अगर सच्चाई पर खड़ा हो जाए तो वो बड़े से बड़े मुश्किल से भी निकल सकता है। अब तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस कमरे का सिस्टम ऐसा है कि कुछ ही देर में ये खुद बेहोश करने वाली गैस छोड़ देगा, जिससे वो सो जाएगा और हम उसको जिंदा हालत में गिरफ्तार कर कर ले जाएंगे।
मौत उसके लिए बहुत आसान सज़ा है, इसको तो हर पल मरना होगा। फिर मैंने गहरी सांस ली और उस औरत की तरफ देखा जो अभी दरवाजे से टेक लगाए हुए खड़ी थी। शायद वो अपने गुजरे हुए वक्त को सोच रही थी। मेरे दिमाग में मेरे भाई का ख्याल बिजली की तरह आने लगा। मैं ऑफिसर का हाथ पकड़कर बेताबी से पूछने लगा कि साहब, क्या अब मैं जा सकता हूँ? मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मेरा भाई मुझे पुकार रहा है। तब ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिलाया और कहा कि जाओ फिरियाग, तुम्हारे लिए बाहर गाड़ी तैयार खड़ी है। और हाँ, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी भी है। ये हुकूमत ने इनाम के तौर पर तुम्हारे भाई के इलाज के लिए सब खर्च और तुम्हारी नौकरी का भी इंतजाम कर दिया है। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। मुझे लगा कि जैसे मैंने पूरी दुनिया की दौलत पा ली हो। मैं वहां से बाहर निकला तो आसमान पर सुबह की पहली किरण उग रही थी, जो अंधेरे के खत्म होने और एक नई रोशनी आने का संदेश दे रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में ऊपर वाले का शुक्र किया, जिसने मुझे इस कठिन इम्तिहान में भी सही कदम साबित रखने की हिम्मत दी। इस बात से हमें सबक मिलता है कि इंसान की नियत और सब्र का फल इस दुनिया में ही मिल जाता है, और जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो बिला आखिर उसमें खुद ही गिरते हैं। जबकि ईमानदारी का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, पर उसकी मंजिल हमेशा सुकून और कामयाबी से भरी होती है। गाड़ी की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ा दो भाई, मुझे लग रहा है कि मैं कहीं देर ना कर दूं। मैंने उस वक्त ड्राइवर से कहा तो उसने गाड़ी और ज़्यादा तेज़ कर दी। अस्पताल पहुंचते ही मैं सीधा उस कमरे की तरफ भाग कर गया जहां पर मेरे भाई को रखा गया था। वहां पर मेरे पापा बाहर खड़े हुए थे। मैंने उनके पास जाकर पूछा, पापा, भाई कैसा है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अभी पापा कुछ बोल नहीं वाले थे कि कमरे का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकले और मुस्कुराते हुए बोले कि मुबारक हो, तुम्हारे भाई को नई जिंदगी मिली है। वो अब खतरे से बाहर है और होश में आ रहा है। ये सुनते ही मैं पापा के गले से लग गया और हमारी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मैं जल्दी से कमरे में गया तो मेरा भाई आंखें खोले हुए मुझे देख रहा था। मैं उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने हल्की आवाज़ में मुझे पुकारा, फिरियाग, तुम कहाँ पर चले गए थे? मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने उसके माथे को चूम लिया और कहा कि बस कुछ ज़रूरी काम था भाई, किसी का सामान था जो उस हकदार तक पहुंचाना था, और इस भलाई के बदले ऊपर वाले ने आपको मुझे वापस लौटा दिया है। तभी माँ भी कमरे में आ गई और उन्होंने मेरे माथे पर प्यार किया। बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है। मेरे भाई की ये मुस्कुराहट मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम था कि जब इंसान साफ नियत से दूसरों की मदद करता है तो परवाला उसको अपने प्यारों की जिंदगी का रखवाला बना देता है। और घने अंधेरे के बाद उम्मीद का सूरज जरूर निकलता है। वक्त को जैसे पड़ लग गए थे और वो दिन अब एक सपने के जैसा महसूस होता है। जब मैं मायूसी के अंधेरे में डूबा हुआ बस में धक्के खा रहा था, पर आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे रोशन दिन था। मैं एक सजे हुए बड़े हॉल में खड़ा था जहां मेरे सीने पर खाकी वर्दी थी और कंधों पर जिम्मेदारी के सितारे चमक रहे थे। जी हाँ, सरकार ने अपना वादा पूरा किया और मेरी ईमानदारी और दिलेरी दिल को देखते हुए मुझे पुलिस में एक बाइज्जत नौकरी दी गई। मेरे सामने कुर्सियों पर मेरे बूढ़े माँ बाप बैठे हुए थे, जिनकी आंखों में आंसू तो थे, पर ये दुख के नहीं बल्कि फक्र और खुशी के आंसू थे। और मेरा वो भाई जो कभी मौत के बिस्तर पर था, अब बिल्कुल सेहतमंद हो गया था और अपने पैरों पर खड़ा हुआ मेरे लिए तालियां बजा रहा था। तब ये सब कुछ किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो औरत भी वहां पर मौजूद थी जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंधेरे को खत्म करके सच्चाई का रास्ता चुना था, और उनको भी उनकी कुर्बानी और बहादुरी का सिला दिया गया था। जबकि व्योम और उसके साथी काल कोठरी में अपने किए की सजा भुगत रहे थे। मुझे वो पल याद आया जब मैंने बस की सीट पर पड़ा हुआ बैग देखा था। अगर मैं उस दिन अपनी नीयत खराब कर लेता और उसमें मौजूद मामूली से सामान को बेकार समझकर फेंक देता या फिर लालच में आकर छुपा लेता, तो शायद आज मैं जेल की सलाखों के पीछे होता, या फिर मेरा भाई दवा नहीं मिलने की वजह से मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाता। पर मैंने ईमानदारी का रास्ता चुना, जो शुरू में कांटों से भरा हुआ था और मुश्किल ज़रूर था, मगर उसकी मंजिलें फूलों जैसी सुकून भरी थी। जब बड़े ऑफिसर ने मेरे बारे में कहा तो हॉल में तालियां गूंज गई। मैंने भी सामने आकर अपनी कहानी सुनाई तो वहां पर मौजूद सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सबको बताया कि इंसान की इज्जत अपनी होशियारी या चालाकी से नहीं बल्कि ऊपर वाले की तरफ से मिलती है। इंसान का काम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करना है और नियत साफ रखना है, बाकी रास्ते वो खुद ही बना देता है। आज मेरे पास घर भी है, खुशहाली भी है
और सबसे बढ़कर रात को सुकून भरी नींद है। ये दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती है। मेरी जिंदगी का ये सफ़र अब दूसरों के लिए एक मिसाल है और मैं अपनी ये वर्दी पहनकर हर उस इंसान की मदद करता हूँ जो मेरी तरह मजबूर होकर मेरे पास आता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक छोटी सी भलाई कभी भी बेकार नहीं जाती और कभी एक पुरानी तस्वीर और मामूली कागज़ का टुकड़ा भी आपकी किस्मत बदलने का बहाना बना सकता है। मेरी पूरी कहानी से ये सबक मिलता है कि इंसान की ईमानदारी और सच्चाई वो खजाना है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। और जब इंसान ऊपर वाले की मर्जी के लिए दूसरों की चीज़ की रखवाली करता है तो ऊपर वाला उस इंसान की नस्लों की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। आज जब ये सब पीछे छूट चुका है और वर्दी पहनकर आईने के सामने खड़ा होता हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की होती है कि ज़िंदगी कैसे एक छोटे से फैसले से पूरी तरह पलट जाती है। कभी मैं वही पिर्याग था जो बस में धक्के खाते हुए अपनी बेबसी को कोसता था, और आज वही मैं हूँ जिसके कांधों पर जिम्मेदारियां हैं लेकिन मन में डर नहीं बल्कि सुकून है। कई रातें ऐसी होती हैं जब नींद आने से पहले वो बंद दरवाज़ा मेरी आंखों के सामने आ जाता है और उसके पार गूंजती हुई चीखें मेरे कानों में फिर से उतर आती हैं। मैं उन आवाज़ों से भागता नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे याद दिलाती हैं कि लालच इंसान को कितना अकेला कर देता है और सच का रास्ता चाहे जितना कठिन हो, आखिरकार वही इंसान को इंसान बनाए रखता है। कभी कभी उस औरत का चेहरा भी याद आता है जिसकी आंखों में मैंने दर्द के साथ साथ आज़ादी देखी थी। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी देकर ये साबित कर दिया था कि बदला हमेशा हथियार से नहीं लिया जाता। कुछ बदले इंसान की आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर देते हैं। मेरा भाई अब ठीक है, ये सोचकर हर सुबह दिल अपने आप ऊपर वाले का शुक्र अदा करता है। उसकी हंसी सुनते हुए मुझे लगता है कि शायद इसी एक पल के लिए मैंने वो सारे डर, वो सारी तकलीफें झेली थी, क्योंकि अगर इंसान अपने किसी अपने को बचा पाए तो उससे बड़ी कोई जीत नहीं होती। ड्यूटी पर निकलते वक्त जब कोई मजबूर इंसान अपनी उम्मीद भरी निगाहों से मेरी तरफ देखता है तो मुझे अपना पुराना चेहरा दिख जाता है। मैं जानता हूँ कि एक सही वक्त पर दिया गया साथ किसी की पूरी किस्मत बदल सकता है, क्योंकि मेरी किस्मत भी तो उसी दिन बदली थी जब मैंने लालच की जगह ईमानदारी को चुना था। अब मुझे खजानों से डर लगता है, उन खजानों से जो इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और उसे ये यकीन दिला देते हैं कि दौलत ही सब कुछ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सोने की ईंटों के बीच भी इंसान घुटकर मर सकता है और खाली हाथ होकर भी चैन की सांस ले सकता है। मेरी कहानी यही खत्म नहीं होती बल्कि यही से शुरू होती है। हर उस दिन के साथ जब मैं अपनी वर्दी पहनकर बाहर निकलता हूँ और खुद से वादा करता हूँ कि किसी और पिर्याग को अंधेरे में नहीं भटकने दूंगा, क्योंकि अब मैं जान चुका हूँ कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी नीयत होती है और जब नीयत साफ हो तो ऊपर वाला रास्ता खुद रोशन कर देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।